हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक तरह से शुरू भी करूँगा क्लास 10th का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्याएँ यानी रियल नंबर उसको। देखो एक्चुअली इस चैप्टर को मैंने पहले शुरू कर दिया था और लगभग 4 की 5 क्लासेस भी हो चुकी थी इस चैप्टर्स की। लेकिन अभी न्यूज़ आई है एनसीईआरटी की तरफ से कि एनसीईआरटी की सारी जो बुक्स है ना, चेंज हो चुकी है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। वो मैथ की ही नहीं, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस या फिर ये मैथ हो गया। क्या चेंजेस हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे कई सब्जेक्ट में तो आपको कई कई चैप्टर खत्म कर दिए गए हैं और उसके अलावा मैथ में अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो मैथ में क्लास 10th की मैथ में तो केवल एक चैप्टर जो रचनाओं वाला चैप्टर था, रचना संबंधित, उसे खत्म किया गया है। लेकिन उसके साथ ही हर एक प्रश्नावली में कई आपकी प्रश्नावली है, जैसे हर एक चैप्टर में कई सारी प्रश्नावलियां खत्म की गई हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर वाला, तो इसमें पहले 4 प्रश्नावलियाँ पढ़नी होती थी, लेकिन अब आपको केवल 2 प्रश्नावलियाँ पढ़नी है। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान देना है और अगर आपके पास पुरानी बुक है, आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हो, पुराने पैटर्न पे पढ़ रहे हो, तो वो समझ जाओ कि आप एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो। आपको जाना है बुक स्टॉल पे और नई बुक जो 2023-24 की है उसे देख कर लाना है। दुकानदार वाले भी क्या होते हैं ना, दुकानदार वाले पिछले साल की जो बुक्स होती है स्टॉक्स पड़ा रहता है उसको अगले साल बेच देते हैं। तो इस बार हो सकता है आप जाओगे तो पुरानी बुक आपको देंगे, कहेंगे कि यही लग रही है ये वो, तो आप कभी नहीं उनकी बात मत सुनना, आप 2023-24 की लेटेस्ट बुक लेना, ठीक है, हर सब्जेक्ट की। अब चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर के बारे में। देखो इस चैप्टर्स में अब केवल 2 प्रश्नावलियाँ हैं, तो हो सकता है इसकी मैं 3-4 या 5 क्लास लूँ। अब कहोगे कि यार 2 प्रश्नावली है, अब 4-5 क्लास कैसे? तो देखो हर एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं उसके एग्ज़ाम्पल्स भी कराऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है ना कि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले टीचर्स होते हैं, वो प्रश्नावली के सवाल ना देकर जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हीं को देते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग एक-एक प्रश्नावली जो पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स को के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और कुछ अपने तरफ से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कराते जाऊँगा, चीज़ों को आपको समझाते जाऊँगा। और साथ ही जितने भी 2023 में आप लोग के पेपर हुए हैं, ठीक है? पेपर जैसे मैथ के कई कोडों के पेपर हुए थे, आप जानते हो कि कई कोड के पेपर आते हैं पूरे यूपी में। तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली जो रियल नंबर है इसका मैंने पूरा का पूरा टाइप कर लिया हर एक पेपर कोड से, तो उसी तरह मैं हर एक चैप्टर में क्वेश्चन खोज कर और कितने 2023 में आए हुए हैं उस चैप्टर से मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चंस को टाइप कर लूँगा और आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और देखूँगा क्वेश्चन की इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वहीं पे मैं आपको सॉल्व भी कराता जाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा, साथ-साथ आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होता जाएगा और आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी होता जाएगा। क्लियर? देखो एक और चीज़ यहाँ थोड़ा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा मैं आपका टाइम लूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, तो इसलिए थोड़ा अभी वीडियो की शुरुआत करने में टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो समझ लो ये चीज़ है आगे आपको काम आएगी, काफ़ी आपको मोटिवेट करेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ बात आती है कि मतलब हम मैथ पढ़े, तो क्यों पढ़े 10th की? तो देखो, सबसे पहला तो बड़ा रीज़न है आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम में हमें अच्छा मार्क लाना है, मैथ का पेपर काफ़ी कठिन आता है इसलिए हमें मैथ अच्छे से पढ़ना है। ये एक सबसे बड़ा कारण हो गया और इसके अलावा एक और बड़ा कारण है, वो क्या है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो ये 10th की जो मैथ है ना यार, आप आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ऑब्वियसली सब लोग, जैसे 11-12 करोगे उसके बाद निकलोगे तो ग्रेजुएशन का ही करोगे, साथ में अपने मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। तो समझ जाओ कि 90% जगहों पे, जी हाँ मेरे दोस्त, 90% जगहों पे आप लोगों का ये 10th की मैथ ही आती है। कुछ एग्ज़ाम्स को जैसे मैं अगर नाम लूँ तो जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स, नेवी और आईआईटी जेईई और नीट, और इसके अलावा और कुछ एग्ज़ाम्स हो गए, उनको छोड़कर जो 11th और 12th की मैथ होती है कहीं पे नहीं यूज़ होती है। ये केवल जो आप 8वीं या 9वीं या 10वीं में ये जो मैथ पढ़ रहे हो ना, यही हर चीज़ें मतलब हर जगह पे यूज़ होती है। तो इसलिए भी आपको 10th की मैथ अच्छे से पढ़नी चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास है, तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसमें चूँकि हम लोग
रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़े तो ये काफी एक ब्रॉड चैप्टर है। आगे चलकर इसके मतलब और भी आप लोग और भी डीप में इसको पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जितनी आवश्यक है मतलब उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। और यहाँ वास्तविक संख्याएं मतलब यहाँ एक मन में आपके ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि यार ये वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं कितने प्रकार की, जैसे सम संख्या, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, परिमेय संख्या, इन संख्याओं के भी बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही इन संख्याओं के आधार पर जो 2023 बोर्ड एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम लोग साथ में लगाएंगे। तो चलो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और साथ ही बोलूँगा यार आपके जितने भी दोस्त हैं ना, इस वीडियो को उनको शेयर कर देना। और अभी अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है और अगर आप देखना चाहते हो तो ये अभी आपको स्क्रीन पे मेरी एप्लीकेशन दिखाई दे रही होगी, यूपीएमएसपी स्टडी कर। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। और इस यहाँ आप अपनी सारी की सारी, जैसे अभी तो मैं केवल मैथ का अपलोड किया हूँ, वहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। और यहाँ साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसे चार्ज किया जाएगा। और जो भी मेरे पास नोट्स है वो भी इस एप्लीकेशन पे फ्री में आपको मिलेगा। तो ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रही है ना, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बहुत हुआ, आ, चलो सबसे पहले तो हम लोग ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। लेकिन इससे पहले एक और संख्या, अगर हम संख्याओं को कैटेगरी वाइज बांटे तो हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन एक अलग काल्पनिक संख्या जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो क्या होती है उसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इन संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं काल्पनिक संख्या। ये क्या होती है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में आप डीप में ना 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, एक पूरा पूरा चैप्टर ही इस पे आधारित होगा। तो आप 11वीं कक्षा में पूरा डीप में इसके बारे में पढ़ना। यहाँ केवल जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। देखो कोई भी संख्या जैसे रूट में लिखी हुई है, जैसे रूट में हम लोग का 2 है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लग गया है, तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। उसके अलावा जैसे रूट में -7, ये भी एक काल्पनिक संख्या। तो वही रूट में कोई संख्या उसके साथ निगेटिव यानी माइनस का चिन्ह लग जाए तो क्या हो गया, वो काल्पनिक संख्याएं होती है। तो यहाँ आशा करता हूँ आपको काल्पनिक संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या पूरा का पूरा इसका प्रोसेस होता है, वो आप 11वीं कक्षा में पढ़ना। यहाँ केवल इतना आप लोग जान जाओ। अब चलो, अब हम लोग जो वास्तविक संख्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और उसके प्रकारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप मिस मत करना यार, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए। यहाँ फिर मैं एक बार आपको मतलब बोलूंगा कि जो भी चीजें आप पढ़ो ना, बिल्कुल डीप में अच्छे से पढ़ो। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना, वो आपके काम नहीं आएगा एग्जाम में। 100% इस बात को लिख लो, ठीक है। तो चलो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके, नंबर लाइन पे दर्शा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब नंबर लाइन क्या होती हैं, तो आप 9वीं कक्षा में भी नंबर लाइन के बारे में पढ़े होंगे, या फिर 8वीं 7वीं 6वीं कक्षा में। कैसे आप लोग देख लो, ये नंबर लाइन इस प्रकार आप देखे होंगे, ऐसे होता है ना, ये बीच में ये 0 होता है, इधर धनात्मक होते हैं अंक, जैसे 1 होता है, ठीक है, 2 3 4, ये आगे तक ऐसे चला जाता है। और इधर -1 -2 -3 या फिर -4, और ये इसी तरह आगे तक बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार आप ये देखे होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। क्या होता है, ये नंबर लाइन होते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला शुरू में, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके, वो क्या होती है, वो होती है हम लोग की वास्तविक संख्याएं। क्लियर है। तो ये वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको क्लियर। तो इसका मतलब कि वास्तविक संख्याओं में आप लोग का ये देखो, यहाँ पे धनात्मक संख्याएं हैं तो धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, यहाँ ऋणात्मक संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, और साथ में जो जीरो है वो भी आता है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया
इसका एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसकी डिफिनीशन कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें कि तो धनात्मक संख्या प्राप्त हो कि तो शून्य प्राप्त हो। जैसे अगर हम लोग ये -2 का हम लोग वर्ग करें तो ये देखो 2 दूना के 4 और देखो इसका मतलब क्या कि -2 गुणे -2 और ये जब गुणा होता है तो आपस में क्या होता है कि प्लस हो जाता है। ये 2 दूना का 4 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखो तो ऐसी संख्या है जिनका वर्ग हम लोग करें, ठीक है, या फिर हाँ जैसे उनका वर्ग करें तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वो क्या होती है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। अथवा जिनका हम लोग वर्ग करें तो शून्य प्राप्त हो, जैसे शून्य का हम लोग वर्ग करें तो वो शून्य प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गई वास्तविक संख्याओं की दो डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सके उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर कि तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो कि तो जीरो प्राप्त हो, वो क्या होती है वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखो वास्तविक संख्याओं के प्रकारों के बारे में हम लोग थोड़ा अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको शो करा देता हूँ। सबसे पहले जिन संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हैं, वो हैं 3 प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक यानी इंटीजर। ये तीनों संख्याएं आप लोग के वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आ जाएंगी। अब ये क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग एक एक कर कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखो जो गिनती की सारी संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 जहां तक आप गिन लो, सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4 आगे जहां तक मैं लिख लूं, ये जो सारी की सारी संख्याएं होगी ये क्या होगी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इनको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा प्राकृतिक संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या तो क्लियर कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आप जहां तक गिन लो, क्लियर। अब अगर हम लोग इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऐड कर ले किसको, जीरो को, यानी इसमें हम लोग अब जीरो को भी शामिल कर ले, तो अब जो प्राप्त ये संख्याएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं, क्लियर। तो अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर ले तो प्राप्त जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, क्लियर यहाँ पे। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, क्लियर। अब देखो एक पूर्णांक यानी पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है, अगर हम लोग इस पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस पूर्ण संख्या के साथ अगर हम लोग निगेटिव नंबर को भी शामिल कर ले, ठीक है, यानी यहाँ पे -1 -2 या -3 इनको भी हम लोग शामिल कर ले, ठीक है, इसमें, तो हम लोग की प्राप्त जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनको ही हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ इन तीनों संख्याओं में ये रिलेशन था, इसलिए इन तीनों संख्याओं को मैंने आपको एक साथ बताया। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती की जो सारी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो प्राप्त संख्या है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, तो अगर पूर्ण संख्याओं के साथ यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 के साथ हम लोग निगेटिव नंबर या निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं यानी -1 2 3 4, ठीक है, इनको भी हम लोग शामिल कर ले तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आपके ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, धनात्मक संख्याएं भी आती है और जीरो भी आता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये तीनों संख्याएं क्लियर। अब चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे कुछ संख्याएं हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। एक मिनट, और बीच बीच में मैं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था ना इनके आधार पे उनको भी मैं ऐड किया हूँ, वो कराता रहूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ओके। यहाँ पे थोड़ा हम लोग सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ काफी आपको मजा आने वाला है। सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती है। जैसे एक तो 2 खुद हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, आगे एटसेट्रा जो भी आप ले लो को बहुत सारी होंगी। ये आपने पढ़ा है कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती है, ठीक पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो वो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। विषम क्या होती है, इसको हम लोग सम लिख देते हैं और ये विषम। तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
9 हो गया, 11 हो गया, आगे एटसेट्रा। ठीक है, यानी आगे बहुत सारी और भी संख्याएं हो सकती है जो 2 से विभाजित ना हो। ये सारी की सारी संख्याएं विषम होती हैं और ये सम होती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दूं, भाई साहब जीरो क्या है, मुझे बता दो। जीरो क्या है? छोड़ो यहाँ, अभी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो, अभी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो। यहाँ पे एक और चीज जानते हैं। यहाँ पे देखो, आपने इन धनात्मक संख्याओं के बारे में तो पढ़ा है कि जो दो से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। लेकिन अगर मैं यहाँ से पूछ दूं कि भाई -2 क्या है या फिर -3 क्या है, निगेटिव नंबर्स में पूछ दूं, ये सम है कि विषम है, कौन इसमें सम है कौन विषम है, तो शायद 2 मिनट के लिए आप मतलब हक्का बक्का रह जाओगे कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो यार ये भी देखो, -2 ना आपका 2 से तो ये भी विभाजित हो जाएगा। और सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए वही सम संख्याएं होती हैं। तो -2 भी हम लोग का 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे -2 में हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, 2 से, तो ये -1 बढ़ जाएगा और ये -2 और ये कट गया। तो इसका मतलब -2 भी 2 से विभाजित हो जा रहा है, यानी -2 भी एक क्या है, सम संख्या है। आगे आप देखोगे तो आपका -4 भी विभाजित हो जाएगा, -6 भी विभाजित हो जाएगा, -8 भी विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार निगेटिव में भी हम लोग जहाँ मतलब कहाँ तक जा सकते हैं हमें पता नहीं है। तो ये भी आपकी क्या होती हैं, ये भी आपकी सम संख्याएं होती है। उसी प्रकार निगेटिव नंबर में जैसे -3 हो गया, -7 हो गया, ठीक है, या फिर -5 आपका, -9, ये आपकी 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो ये हम लोग इनको बोल सकते हैं कि विषम संख्याएं हैं। तो क्लियर? तो अभी तक आप केवल ये मतलब धनात्मक संख्याओं में देखे थे, यहाँ अब आपको ये मतलब ऋणात्मक संख्याओं में भी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि -5 सम है कि विषम है, तो आप सीधे जवाब दोगे कि भाई ये तो विषम है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई -20 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, तो भाई ये सम है। क्यों क्यों सम है? क्योंकि भाई 2 से ये विभाजित हो जाएगी, 2 से आप भाग दो -20 में, अगर भाग दोगे तो ये -10 बढ़ जाएगा और 10 दूना का 20, ये -20 और ये कट गया। तो -20 क्या है, एक सम संख्या है, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे, तो इस प्रकार अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले ये लो, पहले ये क्वेश्चन लो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ी विषम संख्या मुझे बताओ, क्या ये संभव है सबसे बड़ी विषम संख्या बताना? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है, ठीक है, और बड़ी हमें बोल रहा है तो हम धनात्मक में जाएंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या ही बड़ी संख्या होती है। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 2, 8 या 100, 200 या 2000, 20,000, मतलब कहाँ तक जाए यार? हम लोग जहां तक गिन सके, और जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या हो गई। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वो तो भाई संभव ही नहीं है। हमें सबसे बड़ी विषम संख्या बताना संभव ही नहीं है यार। तो बिल्कुल हम सबसे बड़ी विषम संख्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड है। एक तरह से हम बोल सकते हैं अपरिभाषित है, उसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप कितनी भी बड़ी सम संख्या बोलो, अगर वो 2 से विभाजित हो जाएगी तो हो सकता है उसके आगे हम लोग आगे वाला नंबर ले ले तो वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कभी संभव ही नहीं है कि हम सबसे बड़ी सम संख्या बता सके। उसी प्रकार सबसे छोटी हम सम संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग निगेटिव में जाएंगे तो -2, -8, कितना पीछे जाएंगे हमें पता नहीं। कोई एक बताए कि ये सबसे छोटी है, -100 सबसे छोटी है, तो भाई उसके पीछे भी तो हम लोग जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ना हम सबसे छोटी सम संख्या और ना हम सबसे बड़ी विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड है। क्लियर है यहाँ पे? उसी प्रकार जो विषम संख्या है भाई, विषम संख्या, न सबसे छोटी संख्या हम मतलब ना हम सबसे छोटी विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं और न ही सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, विषम संख्या बताओ और सबसे बड़ी, तो हम लोग बड़ी यानी जो 2 से विभाजित ना हो, तो आप लोग कहोगे कि भाई 9 है। भाई 9 से तो भी बड़ी कोई विषम संख्या है, 11 है। इसी प्रकार कहोगे कि 1001 है, भाई ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो भाई इसके आगे तो और भी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी विषम संख्या हम नहीं बता पाएंगे,
और उसी प्रकार हम सबसे छोटी विषम संख्या भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी सम या विषम संख्या नॉट डिफाइंड है, उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बताओ अब तक अगर अब तक आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो आप लोग 100% तो नहीं बोलूंगा, आप में से 99% लोग यही बोलते कि दो। सबसे छोटी सम संख्या दो है भाई। और सबसे बड़ी विषम संख्या तो ये तो सब लोग बता देते कि भाई बड़ी तो हमें पता नहीं, वो तो नॉट डिफाइंड है। लेकिन ये भी गलत है, सबसे छोटी सम संख्या भी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि भाई निगेटिव में भी तो हम लोग जा सकते हैं, तो ये दो से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ काफी असमंजस यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ आपके सामने। मैं पूछ दूं कि जीरो क्या है, बताओ। जीरो सम है या फिर विषम है? अब बताओ, अब शायद यहाँ तुम फंस जाओगे। उसी प्रकार एक बताओ, एक क्या है? इन दोनों को बताओ, इसमें से कौन सम है कौन विषम है, या दोनों सम है या दोनों विषम है? यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, एक मिनट। चलो यहाँ जीरो लिख लिया और यहाँ पे मैं एक लिख लिया। क्लियर? अब बताओ, इसमें से कौन सम है कौन विषम है, या दोनों सम है या दोनों विषम है? शायद आप न बता पाओ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ एक इसको मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ कि कैसे कौन सी सम है कौन सी विषम है। यहाँ देखो, आप जानते हो कि दो एक सम संख्या होती है। दो क्या होती है? एक सम संख्या होती है। और जब हम इसमें एक जोड़ते हैं, देखो जब इसमें मैं एक जोड़ूंगा तो एक विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे 3 हो गया। या इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं तो और भी क्लियर आपको होगा। जैसे 5 क्या है भाई? 5 नहीं, मैं 4 ले लेता हूं। 4 ले लूं? नहीं, 4 1 5। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 4 हम लोग की क्या है? एक सम संख्या है। ये एक सम संख्या है। अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं तो यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त होती है। या मैं यहाँ पे एक घटाता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैं एक इसमें से घटा देता हूँ, तो हम लोग का क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। तो 3 एक क्या है? विषम संख्या है। यानी किसी सम संख्या में हम लोग एक जोड़े या एक घटाए, विषम प्राप्त होगा। किसी सम संख्या में हम लोग एक जोड़े या एक घटाएं, विषम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ प्रूफ भी आप लोग देख लो, जैसे 4 सम संख्या है, इसमें हमने एक जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ, तो 5 विषम है। और 4 में हमने एक घटाया तो यहाँ 3 प्राप्त हुआ, तो 3 भी विषम है। यानी हम लोग किसी सम संख्या में एक जोड़ते हैं या एक घटाते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। आप अलग अलग संख्याओं पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आप लोग जैसे 10 ले लो, 10 एक सम संख्या है। 10 में एक जोड़ोगे तो 11 होगा, 11 एक विषम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। और 10 में से एक घटाओगे तो वो 9 होगा, 9 भी एक विषम संख्या है। यानी किसी सम संख्या में आप एक जोड़ो या एक घटाओ, विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है? उसी प्रकार अगर यहाँ एक मैं विषम संख्या ले लूं, कोई विषम संख्या जैसे 5 ले लेता हूं, ठीक है, तो आप किसी विषम संख्या में एक जोड़ोगे या एक घटाओगे, ठीक है, तो सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 5 में एक जोड़े तो 6, ये देखो यहाँ पे सम प्राप्त हो गया। और यहाँ पे एक घटाए तो देखो 5 में से एक गया 4, तो यहाँ सम प्राप्त हो गया। यानी अगर हम लोग, मेरी बात को ध्यान देना, किसी सम संख्या में एक जोड़े या एक घटाएं, विषम संख्या प्राप्त होगी। या किसी विषम संख्या में हम लोग एक जोड़े या एक घटाए तो सम संख्या प्राप्त होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अब देखो, इसके आधार पे अब हम इन दोनों को प्रूव करते हैं। तो इनको मैं इरेज कर लेता हूँ। ये देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं सब बता रहा हूँ ना, जो अच्छा लड़का होगा पढ़ने वाला, वो मतलब अपने नोट्स में साइड में सब लिखता रहेगा, ऐड करता रहेगा। तो आप ऐड भी करते रहो, क्योंकि ये कभी ना कभी भूल जाओगे और बार बार लिखे रहोगे तो रिपीट मारोगे भाई, लेक्चर तो बार बार नहीं देखोगे, क्योंकि बार बार देखने से टाइम वेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे अब लोगों ने देखा कि दो क्या है? एक सम संख्या है। ये तो हम सब लोग जानते हैं।
और हम अभी एक कॉन्सेप्ट देखे कि किसी सम संख्या में एक जोड़े या एक घटाएं तो वो विषम संख्या प्राप्त होती है। तो अगर दो में मैं एक घटा देता हूं तो इधर प्राप्त संख्या जो होगी विषम संख्या होगी। तो यहाँ से दो में से मैं एक घटाया तो एक प्राप्त हुआ, इसका मतलब कि एक क्या है, एक विषम संख्या है। प्रूव हो गया यहाँ पे। तो एक हम लोग की क्या है, एक यहाँ पे हम लोग का विषम है। क्लियर, एक क्या है, विषम है। अब जीरो को हमें बताना है कि जीरो सम है कि विषम है। तो जब यहाँ से हम लोग का एक विषम है तो एक में अगर मैं किसी संख्या में अगर ये विषम है और इसमें विषम में मैं एक मतलब जोड़ता हूं या एक घटाता हूं, वो क्या होगा, वो सम प्राप्त होगा, वो सम प्राप्त होगा। तो यहाँ एक में मैं एक जोड़ता हूं तो भाई दो हो गया, दो सम हो गया, या एक में मैं एक घटाता हूं तो इधर जो जीरो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो भी सम होगा। तो इस प्रकार ये जीरो क्या होता है, एक सम संख्या होता है। तो ये दो आप ऐसे कॉन्सेप्ट के आधार पे भी निकाल सकते हो। मैं मतलब मैं प्रूव कर कर दिखाया, लेकिन आप सीधे डायरेक्टली याद रखना कि जो जीरो है वो एक सम संख्या है और जो एक है वो एक विषम संख्या है। और कैसे है, कोई आपसे कहे तो इस तरह से आप प्रूव कर कर भी दिखा सकते हो। मैंने आपको जैसे ये प्रूव कर कर दिखाया। तो आशा करता हूँ यहाँ आपको काफी मजा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये होती है हम लोग की सम संख्या और विषम संख्या। क्लियर। अब चलो यहाँ पे हम लोग अगली संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके लिए थोड़ा मैं यहाँ पे एक मिनट, नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पे अगली जो संख्या है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम कोई देने की जरूरत नहीं है इन संख्याओं के बारे में, तो फटाक से इनको हम लोग कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली संख्या जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। मैंने यहाँ क्या बोला, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो जाए और स्वयं से भी विभाजित हो जाए और इसके अलावा किसी एक अन्य संख्या से एक, मतलब यहाँ एक या एक से अधिक से भी विभाजित हो जाए। मतलब ये मैंडेटरी है कि कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। मतलब ये जो संख्या है, एक तो एक से विभाजित हो, एक स्वयं से विभाजित हो और एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो जैसे 8, 8 हो गया। देखो 8 क्या होगा, एक तो एक से तो ये विभाजित ही होगा, एक खुद से भी विभाजित होगा और इसके अलावा देखो ये दो से भी विभाजित हो जाएगा, चार से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलो ये तो दो से भी विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कम से कम एक से भी यहाँ विभाजित होता इन दोनों के अतिरिक्त, तो हम बोल सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। क्लियर। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया कि भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ से एक हम लोग बोल सकते हैं कि भाई भाज्य संख्याओं के गुणनखंड मतलब दो से ज्यादा होंगे। क्लियर है, दो से ज्यादा कैसे होंगे, जैसे देखो, जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 ही मैंने उदाहरण लिया, 8 यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं 8 यहाँ पे उदाहरण लिया। तो 8 देखो, एक तो ये एक से विभाजित हुआ, एक खुद से विभाजित हुआ, एक अन्य संख्या से विभाजित हुआ। तो इसी प्रकार ये दिख रहा है कि मतलब इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 8 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं वो क्या होगा, एक, एक तो एक को हम लिखते नहीं है हर जगह, लेकिन यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ, एक गुणे दो, गुणे दो, दो नक चार, चार दूना के 8। ये देखो इसके गुणनखंड देख रहे हो, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं लेकिन यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ। इसका गुणनखंड देख सकते हो, मतलब दो से ज्यादा इनकी संख्या है, चार संख्या है। मतलब जो भाज्य संख्याएं होंगी ना, सिंपल याद रखने की चीज है कि उनके जो गुणनखंड होंगे वो दो से हमेशा ज्यादा आएंगे। क्लियर, इसको आप लोग याद रखना, कहीं ना कहीं इसका बड़ा यूज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो भाज्य संख्या, क्लियर, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक, और इनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। चलो, अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे मैं लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, चलो कोई दिक्कत नहीं।
अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे आपका 3 हो गया। देखो 3 क्या करेगा? 3 की तो 1 से विभाजित होगा, कि तो एक स्वयं से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या एक नहीं होगी, या एक से ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, यानी केवल इन दो संख्याओं से ही विभाजित होगी, एक तो 1 से और एक 3 से। तो यहाँ इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे 3 हो गया, तो देखो 3 का हम लोग गुणनखंड क्या लिखेंगे? 1 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार, एक मिनट यार, उसी प्रकार देखो अगर 3 के अलावा मैं अन्य उदाहरण लूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अन्य कोई अभाज्य संख्या लूं, जैसे आपके मन में आ रहा होगा 5 भी हम ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 देखो 5 का 1 और 5 इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। 11 भी देखो एक 1 से विभाजित होगा, एक 11 से। तो देखो इस प्रकार की संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे ना, हमेशा क्या आएंगे? केवल दो गुणनखंड आएंगे। क्लियर? तो जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो यहाँ भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में आपको आई होप फर्क क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और आपको फिर थोड़ा कंफ्यूजन में डालता हूँ। मैं अगर पूछूं कि दो क्या है, दो क्या है, दो भाज्य है कि अभाज्य है, आप बताओ। तो आप लोग क्या कहोगे इसके बारे में? सिंपल इसका आप गुणनखंड निकालोगे तो गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 2। या ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई 2 होगा कि तो 1 से विभाजित होगा, कि तो स्वयं से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे यह 2 विभाजित हो जाए। तो यहां से साफ साफ तुम बोल सकते हो भाई कि ये जो 2 है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है? एक तो यहां से कि केवल इसके दो गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या के ही केवल दो गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो मैंने आपको बता भी रखा है, अभी बताया। और या ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई क्योंकि दो एक से विभाजित होगा और एक स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। क्लियर? यह भाज्य नहीं बल्कि अभाज्य है। अगर भाज्य होता तो एक और दो के अलावा किसी एक अन्य और संख्या से विभाजित हो सकता है यह। तो यह दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लगाता हूं तो आपको दिखेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट थोड़ा डील कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों संख्याएं हम लोग की खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे और फिर नेक्स्ट संख्या देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक पूछ दूं कि एक बताओ, एक क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? भाई एक क्या हो सकता है? भाई एक का गुणनखंड हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होगा? भाई एक अकेले होगा। अब एक को हम लोग ऐसा नहीं कि एक गुणे एक गुणे एक गुणे ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है? एक का गुणनखंड एक अकेले ही होगा। तो भाई हम लोगों ने देखा कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और जो अभाज्य संख्याएं होती है उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, और इसका तो केवल एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये दो चीजें याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो के बारे में, तो दो अभाज्य संख्या है, क्यों है अभी मैंने आपको प्रूव करवा दिया। और एक क्या होता है? तो एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। ऐसा क्यों? तो उसको भी मैंने यहाँ पे प्रूव करवा दिया। तो क्लियर? अब चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं और हम लोग चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट संख्याओं के बारे में। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक क्वेश्चन है, आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये अभी जो आप लोग का 2023 का पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का क्लास 10 का, उसका एक पेपर कोड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 822 EA। ठीक है? EA कोड का पेपर है 822 EA। ठीक है?
अगर आपके पास पेपर है तो आप लोग निकाल कर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन होगा। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ओके। कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी और ऑप्शन दिया है आपको 0, 1, 2 और 8। हमें अभाज्य संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर आपको जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको ये डायरेक्ट अगर मतलब क्लियर है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। जीरो तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि जीरो के सॉरी जीरो के बारे में मैं नहीं बताया, लेकिन ये भी न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। क्योंकि इसके गुणनखंड संभव ही नहीं है भाई साहब, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है जीरो का। एक का जो सेकंड ऑप्शन है एक, ठीक है। अब एक देखो भाई, एक तो अभी मैंने बताया कि इसका गुणनखंड केवल अकेले होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग की बारी आती है थर्ड ऑप्शन जो दो है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो दो है, तो दो के गुणनखंड हम लोग को एक गुणे दो, दो गुणनखंड हो गए। तो दो गुणनखंड हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के ही केवल दो गुणनखंड होते हैं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो जैसे चौथा ऑप्शन है 8, तो देखो 8 के गुणनखंड दो गुणे दो गुणे दो, दो के चार, चार के 8। देखो दो से ज्यादा इसके गुणनखंड है, तीन गुणनखंड है। तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा में कितने भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम तीन होने चाहिए तभी वो भाज्य संख्या होगी। क्लियर? तो 8 क्या है यहाँ पे भाज्य है। तो जीरो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, और 8 आप लोग की भाज्य है। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा कि दो एक अभाज्य संख्या है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप अच्छे से नहीं केवल मतलब बस पढ़ लिए ऊपर ऊपर तो 100% ये क्वेश्चन आप गलत कर कर आए होते, या फिर मतलब ऐसे ही तुक्का लगा कर आए होते। सही हो जाता सही हो जाता, गलत हो जाता गलत हो जाता, सिंपल। ठीक है, तो देखो ये कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो इस चीज को मैं इरेज कर लेता हूँ। और हम लोग यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जो दो है ना, जो दो है, एक क्या है अभाज्य संख्या है। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, अभाज्य संख्या है। और दो एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो सम है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो भी सम है। जैसे आगे कोई भी अभाज्य संख्या लो, जैसे इसके आगे अगर दो तो तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे 17 हो जाएगा। आप आगे अब जितनी भी संख्याएं लोगे देखोगे कि सारी की सारी क्या है, विषम है। तो ये भी यहाँ पे एक काफी ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है कि दो ही केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम है। क्लियर? चलो तो यहाँ पे हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग का सहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। और इससे भी रिलेटेड देखो क्वेश्चन आया हुआ था आप लोग के एग्जाम में। यहाँ देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो पहले क्वेश्चन को नहीं, पहले हम लोग ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे देखो सहभाज्य संख्याएं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, ये को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्याएं होती क्या है। देखो अगर दो हम लोग के पास प्राकृतिक संख्या, जैसे एक ए है और एक बी है, दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है, तो इनको सहभाज्य संख्याएं तभी कहेंगे जब इनका हम लोग का एचसीएफ एक आ जाए। एचसीएफ क्या आ जाए, एक आ जाए, सिंपल। अब यहाँ पे शायद एचसीएफ के बारे में नहीं जानते हो, तो अभी आपको सेकेंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो एचसीएफ एलसीएम के बारे में डीप में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे छः, और ये हमेशा जोड़े में रहेंगी, क्योंकि जैसा आपको बोल रहा है सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, ठीक है। तो देखो जैसे 6 और 7 का मैं उदाहरण लूँ, तो देखो 6 और 7 का आप लोग एचसीएफ निकालो। अगर एक आ जाएगा तो ये अभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अगर एक नहीं आता है इनका एचसीएफ तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो जैसे 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, ठीक है, या इसको हम लोग एक के साथ लिख लेते हैं। वही मैंने बोला कि एक को हमेशा नहीं लिखा जाता है, लेकिन चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, दो तीन छः, छः कम 6, और 7 का भाई एक गुणे 7 हो जाएगा। अब एचसीएफ
HCF भाई जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है देखो ये है और कुछ कॉमन नहीं, तो इनको एक बार लिख लिया जाता है। तो देखो ये 6 और 7 का HCF 1 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, यानी ये सहभाज्य संख्याएं, और सहभाज्य संख्या मैंने बताया हमेशा जोड़े में दो संख्याएं रहेंगी, एक अकेले नहीं हो सकता क्योंकि सह बोल रहा है 7। ठीक है, क्लियर। तो ये सहभाज्य संख्या है, क्लियर। एक मिनट यार, सॉरी, माफ करना। ओके, तो चलो हम लोगों ने समझ लिया कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब इन पे एक क्वेश्चन आया था अभी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपके, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा क्या है कि कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, और हमें ऑप्शन दिया हुआ है 4। और जो आप लोग का पेपर है इस बार हुआ था 2023 में 822 ई बी, जिसका कोड था ई बी। ठीक है, इसमें पूछा गया था। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का जो अभी 10th का 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बता सकते हो आप लोग इन जो दी गई संख्याएं हैं इनमें सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। हो सकता है इनमें देखकर बहुत सारे लड़के, बहुत सारे इसमें डाउट ही उत्पन्न होगा। जो चौथा ऑप्शन है डी वाला, इसमें 3193, लड़के सोचेंगे कि इनका HCF 1 होगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। 3193, देखो 31 को हम लोग 1 गुणे 31 लिख सकते हैं, और 93 को हम लोग का 31 या 93 होता है, यानी 3 गुणे 31 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग HCF देखें तो इसमें जोड़ा बन रहा है ये, तो हम लोग आगे हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक मतलब जोड़ा बने 1 1 तो 1, और ये 31, तो इसका मतलब 31 ही हुआ। तो इसका मतलब क्या, हम लोग का 3193 का HCF 31 आ रहा है, तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो डी ऑप्शन जो है आपका वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, डी ऑप्शन होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये हर एक ऑप्शन में ऐसे आपको HCF निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो इसका चलो हम लोग शुरू से करते हैं। जैसे हम लोग पहला है तो पहले का HCF निकालते हैं। ठीक है, मैंने डी वाला इसलिए बता दिया क्योंकि बिना सोचे समझे लड़के डी वाले ऑप्शन पे लगाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे 31 का भाई 31 तो अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणे 31 हो जाएगा, और 93 भी अभाज्य है तो इसका गुणनखंड 1 गुणे 91 होगा। लेकिन 1 गुणे 91 नहीं होगा, इसका गुणनखंड इसका 3 गुणे हाँ 3 गुणे 31 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो इसलिए काफी सारे लड़के बिना मतलब माइंड मतलब ऐसे यूज किए डी पे लगाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखो 18 25 से, 18 और 25 का हम लोग HCF निकाल कर ट्राई करते हैं। तो जैसे 18 हो गया 25 हो गया, तो देखो 36 18 यानी 2 तिहाई 6 36 18, ये हो गया 18 का गुणनखंड। ठीक है, 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5। अब देखो इनका HCF देखते हैं हम लोग। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो आगे आप लोग जानते हो कि हमेशा एक होता है, तो हम लोग यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है तो ऐसे भी एक लिख दिया जाता है, यानी इनका HCF 1 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो 18 और 25 है सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी ये सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर, हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब चलो आगे और भी क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग अब संख्याओं के बारे में कुछ, ओके, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग करते हैं। इन्हीं से बहुत ज्यादा आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो 1 मिनट यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग डीप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग का ये जो क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है, सिंपल आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू मतलब बट्टे के रूप में लिखें, और जहां ये जो क्यू है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब क्यू का मान कभी जीरो न हो, वो संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे जैसे 2/3 हो गया भाई, अगर मैं इसको पी लूँ इसको क्यू लूँ, तो देखो हम लोग इसको पी बाई क्यू यानी पी बट्टे क्यू बट्टे के रूप में लिख लिए, और यहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू का मान जीरो के बराबर थोड़े है, ये तो 3 है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है, सिंपल। इसी प्रकार और भी कई सारी संख्याओं के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 बोल दूं कि 2 क्या है,
तो भाई 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। नीचे हम लोग 1 लगा देते हैं, इसका मतलब तो फाइनली 2 ही हुआ, तो नीचे हम लोग बट्टे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख लिए, और q यहाँ पे 0 नहीं है, भाई ये तो एक परिमेय संख्या है। यानी कोई भी धनात्मक आप संख्या लिख दो, 2, 3, 4, 5, 7, 9, ये सारी की सारी परिमेय ही होती है, क्योंकि 9 को हम लोग 9/1 लिख सकते हैं। अगर 20 लो तो 20 को भी हम लोग 20/1 लिख सकते हैं। यानी धनात्मक संख्याएं आप 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कुछ भी लो आप लोग, ये क्या होंगी? परिमेय ही होंगे, क्योंकि हम लोग उसको बट्टे में 1-1 लिख सकते हैं। और जो बट्टे में सीधे सीधे दिया हो, जैसे 3/20 ऐसे, तो ये तो सिंपल सीधे सीधे परिमेय है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे और कुछ, इसमें थोड़ा हम लोग डीप में चलते हैं। अगर कहीं पे आपको 4/0 लिख दे, तो क्या यह परिमेय संख्या है? या फिर 0/4 लिख दे? अब देखो इसमें काफी मजेदार ये चीज है, ठीक है। इसको बताओ, इसके बारे में थोड़ा आप लोग बताओ। चलो दिख रहा है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसमें से कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। अब देखो, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बाई मीन्स यहाँ पे बट्टा, ठीक है, बाई बाई मैं बोल रहा हूँ मीन्स बट्टा। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, और जहाँ q 0 के बराबर न हो। भले ही ये p 0 के बराबर हो जाए, लेकिन q 0 के बराबर न हो, वो परिमेय संख्याएं होती है। तो जैसे इसको हम लोग देखें, तो देखो यहाँ ऊपर वाला आप जानते हो p होता है, नीचे वाला q। तो देखो यहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q क्या है? 0 है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे देखो, यहाँ p हम लोग का 0 है, और ये q यहाँ पे 0 नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन यह नहीं होगी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर पूरा अंदर जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ पे आप लोग मतलब सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग डीप में चलते हैं। अगर 1 मिनट, अगर अगर थोड़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं, इसलिए थोड़ा आपको मतलब इन दोनों में अंतर करने में मतलब बेहतर होगा। जैसे यार, परछाई तो नहीं आ रहा है ना? 1 मिनट आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे रूट में कोई भी संख्या लिख लो, जैसे रूट में 3, जो रूट से बाहर ना आए। अगर रूट में मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो इसमें कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, आप बता सकते हो? देखो, रूट में अगर 4 लिखा जाए, तो ये पूर्ण वर्ग वर्गमूल संख्या है, मतलब वर्ग संख्या है। इसको हम 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, जोड़ा बढ़ेगा तो अंदर मतलब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं आएगी। तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं आएंगी, जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, या फिर रूट में 7 हो गया, या फिर रूट में 11 आपका हो गया, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है? और सामान्यतः इन्हें इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, सिंपल। ठीक है? अब देखो यहाँ पे तो परिमेय और अपरिमेय क्लियर, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम और डीप में चलते हैं। यहाँ तो थोड़ा मैं दोनों में आपको रिलेट करा दिया, दोनों में थोड़ा मतलब आपको अंतर समझा दिया। यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे थोड़ा एक एक मतलब आपके सामने मैं असमंजस क्रिएट करता हूँ। ठीक है? यहाँ पे अब देखो, अगर मैं -2/3 ले लूँ, तो ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? आप बता सकते हो क्या होगा भाई? तो सिंपल भाई, ये p है, ये q है, और q इक्वल टू यहाँ पे नॉट 0 है, तो ये परिमेय होगी। ठीक है? हमें यहाँ ऋण चिन्ह से मतलब नहीं है। इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी इसमें ले सकते हैं। हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ ले सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय ही है। या हम लोग इसको 3/-2 लिख ले, तो ये भी आपकी परिमेय ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसमें कुछ और लिखता हूं मैं। अगर मैं लिख दूं आपसे 3.5 किया है, ये बताओ भाई, 3.5 परिमेय है
अपरिमेय है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। चार्ट है, ये ऑप्शन आपको दे दिए जाए एग्जाम में और पूछ दिया जाए कि 3.5 है और चार्ट है, ये ऑप्शन दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन आप लोग ट्रिक करोगे ये आप लोग बता दो। अब देखो यहाँ पे आप लोग कहोगे यार 3.5 ये दशमलव में आ गया। भाई आप में से बहुत सारे लड़के इनमें से कोई नहीं पे मारोगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3.5 है तो इसको हम लोग 3.5 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक अंक पे है तो बट्टे में 10 आ जाएगा। ये तो दशमलव हटाना आप जानते ही हो भाई, एक अंक पे है तो 10 से गुणा करेंगे और बट्टे में हम लोग नीचे 10 से भी गुणा करेंगे तो ये 350 होगा, दशमलव एक अंक आएगा और यहाँ पे ये 10 का नीचे 10 तो ये 35/10 हो जाएगा। तो ये तो आप हटाना जानते ही होगे, एक अंक पे होता है तो हम लोग एक जीरो बढ़ाते हैं, इधर दो अंक पे होगा तो दो जीरो एक के आगे नीचे हम लोग बढ़ाएंगे तो 35/10 हो गया। अब इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया भाई, और यहाँ क्यू जीरो नहीं है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3.5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर। अब देखो फिर आपके सामने एक असमंजस मैं क्रिएट करता हूं। अब देखो थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि 3.3333 3 डॉट 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 डॉट। अभी हमने जो देखा, अभी जिसको हमने देखा वो तो हम लोग का क्या था, 3.5 था, लेकिन यहाँ देखो मैंने 3.3333 लिख दिया और यहाँ पे ये डॉट डॉट लिख दिया, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है हमें कोई पता नहीं है। क्लियर? यार दिख रहा है ना साफ साफ? एक मिनट थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो सारी चीजें मुझे मैनेज भी करना पड़ता है इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है यार, अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखूं 3.3333 डॉट 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 डॉट। और अभी हम जिसको सॉल्व किए वो क्या था हम लोग का 3.5 था। यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। देखो 3.5 मीन्स इसको हम लोग क्या लिखे, इसको हम लोग ने ले लिखा 35/10, यानी जब हम लोग 10 से भाग दिए तो ये यहाँ पे दशमलव के एक अंक जाकर कट गया। ठीक है, लेकिन ये देखो 3.333 और यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब ये कट नहीं रहा है। और ये इसका अगर रूप देखें हम लोग तो ये 10/3 होता है। 10/3 को आप मतलब 10 में आप 3 से भाग दोगे तो 3 और उसके बाद दशमलव के बाद 3 आएगा, कहाँ तक आएगा हमें पता नहीं है। तो ये क्या होगा, तो ये भी परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 10/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको बात ध्यान देने वाली ये है, यहाँ से दो चीजें, दो कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, जो पहला वाला कंक्लूजन है कि अगर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या हमें दी हुई है, ठीक है, दशमलव के बाद अगर वो पूरी की पूरी कट जा रही है, मतलब जैसे 3.5 एक अंक के बाद यहाँ पे कट गया है, ऐसे अनंत तक नहीं जा रहा है, तो वह क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगी। जैसे मैं 2.5 लिख दूं या फिर 2.7 लिख दूं, मतलब इस प्रकार की संख्या देखो दशमलव के बाद एक अंक तक या 3.25 दो अंक तक या 3.273 यहाँ तक, तीन अंक कितने अंक तक भी लिख दूं, मतलब यहाँ डॉट डॉट न हो, मतलब कट जाए पूर्ण रूप से, तो वह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो संख्याएं टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, जो संख्याएं टर्मिनेटिंग हो वो परिमेय होती हैं। क्लियर? और उसके अलावा यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक और लिखता हूं जैसे पाई। पाई का मान क्या होता है भाई, 22/7 होता है और इसका मान 3 मुझे याद नहीं है, 143 ऐसा ही कुछ होता है और यहाँ अनंत तक होता है, ये भी कभी कटता नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अब कहोगे कि भाई ये भी नहीं कट रहा है तो ये भी परिमेय होगा, तो नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कट जाए, मतलब दशमलव के बाद कट जाए, जैसे दशमलव के बाद पूर्ण रूप से मतलब भाग चला जाए, यहाँ 3.25 कहने का मतलब कि यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक भाग गई है और कट गया है। जैसे यहाँ 35 से में हम 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के 1 अंक तक जाएगा और 35 पूर्ण रूप से मतलब कट जाएगा। तो अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो परिमेय होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर नहीं कटता है, जैसे 10/3 है, आप 10 में भाग दोगे 3 से तो 3.333 आगे करते जाओगे, ये कहाँ तक जाएगा कोई पता ही नहीं है। अगर नहीं कटता है तो दशमलव के बाद अगर संख्याएं जैसे ये रिपीटेड हो, जैसे देखो 3 3 3 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह परिमेय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? परिमेय के अंतर्गत आएगा। तो परिमेय के दो और कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर संख्याएं दशमलव के बाद टर्मिनेटिंग हो, मतलब कट जाए पूर्ण रूप से, जैसे 35/10 है तो इसको आप लोग भाग दोगे तो वो 3.5 आएगा, मतलब यहाँ पे कट जाएगा पूर्ण रूप से ये 35। जैसे यहाँ पे मैं भाग देकर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 35 में हम लोग भाग देते हैं 10 से, तो ये 10 त्याई 30 हो गया, ये कट गया, ये 5 उतरा, भाग नहीं गया, दशमलव बढ़ाकर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं और 2×5 = 50। देखो ये पूर्ण रूप से आपका कट गया। आशा करता हूँ यहाँ पे आपको 1 मिनट दिखाई दे रहा होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये पूर्ण रूप से देखो कट गया, यानी 3.5 हो गया। तो यहाँ अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो वो तब परिमेय होगा, यानी ये 2.7 मैं कहीं लिखूं तो इसका मतलब आप कहोगे कि ये कहीं ना कहीं दशमलव के बाद 7 बार जाकर कट गया होगा, या कहीं 3.25 लिखूं तो आप कहोगे कि ये दशमलव के 2 अंकों बाद जाकर कोई भाग है वो कट गई है, तो ये परिमेय होगा। लेकिन अगर कटे ना, जैसे 10/3 है भाई, आप 10/3 में मतलब 10 में भाग दोगे 3 से, तो आप देख कर देखना, तो एक बार जाएगा, उसके बाद दशमलव बढ़ाओगे 3 आता रहेगा, वो कभी कटेगा नहीं, वो अनंत तक जाएगा। तो क्या 10/3 परिमेय है? तो ये भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद अगर वो अनंत तक भी जाता है, अगर संख्याएं रिपीट होती हैं, देखो यहाँ संख्याएं क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। अगर रिपीट हो तो वह परिमेय में लिया जाता है। क्लियर? किस में लिया जाता है? वो परिमेय संख्या के अंतर्गत लिया जाता है। और वहीं अगर यहाँ पे रिपीट न हो, जैसे 1 2 5 7 3 मतलब दशमलव के बाद यहाँ इस तरह आए और ये अनंत तक जाए, तो वह परिमेय न होकर अपरिमेय होता है। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय में आपको अंतर समझ में आ गया। अगर दशमलव के बाद संख्याएं यहाँ कट नहीं रही हैं, अनंत तक जा रही हैं, अगर कट जाए तो वो तो सीधे सीधे परिमेय हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा है कि 3 दशमलव या फिर 0.5273 इतना, यहाँ डॉट डॉट नहीं लिखा है, मतलब अनंत नहीं लिखा है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद इतना तक भाग जाने के बाद ये जो संख्या होगी वो कट गई होगी, तो इसलिए यह परिमेय होगा। लेकिन अगर न कटे, यहाँ पे अनंत तक लिख दे भाई, तो अनंत तक लिख दे, तो वहां पे आप देखोगे कि यहाँ संख्याएं अगर रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, तो अगर रिपीट हो जाती है तो वो परिमेय के अंतर्गत आ जाएंगी, और अगर नहीं रिपीट होता है तो अपरिमेय के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा मैं और यहाँ पे इसको आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। देखो यहाँ पे जैसे मैं 10/3 लिखता हूँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको भाग दोगे 3.333 कहाँ तक भाग जाएगा हमें पता नहीं, अनंत तक। और जो पाई होता है जिसका मान 22/7 होता है, ठीक है, उसका मान कितना होता है मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन वो 3.14 ऐसा ही कर होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं है। 3.14 केवल 2 अंकों तक याद है, लेकिन मान लो आगे यहाँ पे एक्स मतलब ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, जैसे 2 7 3 2 1, और आगे ये कटता नहीं है, कहाँ तक जाता है हमें ये भी पता नहीं होता है। तो इनमें और इनमें कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है? तो देखो, एक सीधे सीधे जैसे अगर कट जाता है यहाँ पे, मतलब अनंत तक ये नहीं जाता, ये अनंत तक नहीं जाता, ये अनंत तक नहीं जाता, तो हम लोग बोल सकते थे ये क्या है, ये परिमेय है। लेकिन अनंत तक जा रहा है, तब हम लोग क्या देखेंगे? तब देखेंगे ये रिपीटिंग वाला मामला। अगर रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो वो परिमेय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय हो जाएगा। अगर यहाँ दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय हो जाएगा। बस सिंपल सा यही लॉजिक है।
आप समझ जाओ, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो क्वेश्चन क्या है, 822 DW, 822 DW कोड का पेपर था यूपी बोर्ड का, अभी जो 2023 का पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है आप देख सकते हो कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, और पहला ऑप्शन है कि रूट में 9, यानी इसको रूट बोल लो, कर्डी बोल लो, आपका जो मन, ठीक है। बी ऑप्शन है रूट में 3, सी ऑप्शन है रूट में 0.1, और डी ऑप्शन है 0.101110, ऐसे कर कर। तो इसमें परिमेय संख्या हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। अब देखो, अगर पहली संख्या देखते हैं हम लोग, तो पहली संख्या मतलब पहला ऑप्शन रूट में 9 लिखा हुआ है, तो रूट में 9 भाई ये तो बाहर निकल जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, इसका मान होता है। और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हम लोग इसको लिख लिए, और यहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यह पहला ही ऑप्शन सही है, ये परिमेय संख्या है। रूट में 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अब यहीं पे ऑप्शन सही होगा, लेकिन 3 ये ऑप्शन गलत क्यों है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। चलो यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, और डी ऑप्शन है हम लोग का क्या, वो है हम लोग का रूट में 3। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई संख्या रूट में हो, बाहर ना निकले रूट से, जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 11 हो गया, ये सारी की सारी आपकी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इनके साथ आप कोई संख्या भी जोड़ लो, जैसे 3 + √5, या 3 - √5, ऐसे कर लो, या √5/2 कर लो, या 1/√2 कर लो, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर। तो ये अपरिमेय सेकंड है। क्लियर। तो इसलिए यह गलत है, क्योंकि हमें परिमेय छांटना है। अब देखो सी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि सी ऑप्शन में क्या है। तो देखो सी ऑप्शन में रूट में क्या लिखा है, 0.1 लिखा है। अब 0.1 कभी बाहर नहीं आएगा भाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं इसको, ये कभी बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा रूट से। तो ये क्या है, ये अपरिमेय है, हमें परिमेय छांटना था, इसलिए ये भी सी वाला भी ऑप्शन गलत। अब देखो डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि यह क्यों गलत है। तो देखो डी वाला ऑप्शन, डी वाले ऑप्शन में हम लोग का लिखा हुआ है क्या, 0.10 है ना, 1110, फिर 111, फिर 0, और फिर डॉट 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 डॉट। अब ये क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये कट जाता है, जैसे दशमलव के बाद 2 5 आता है यहाँ पे, इसका मतलब कि ये दशमलव के 2 अंकों तक जाकर कोई भाग होगी, वो कट गई है, तो ये कट गई है तो वो तो सीधे परिमेय होगी। अगर नहीं कटती है, अनंत तक जाता है, जैसे यहाँ पे ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो उसको अब यहाँ दशमलव के बाद देखेंगे कि यहाँ यहाँ अंक रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर अंक रिपीट हो, जैसे दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट हो और यह अनंत तक जाए, तो यह परिमेय होता है, यह परिमेय होता है। और अगर न रिपीट हो तो वो अपरिमेय होता है। तो देखो यहाँ 1 0 1 1 0 1 1 1, यहाँ रिपीट थोड़े हो रहा है भाई, ये रिपीट थोड़े हो रहा है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 1 1 1 रिपीट होना चाहिए था, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, यह अपरिमेय है। क्लियर है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि हमें परिमेय छांटना है। तो पहला ऑप्शन क्यों सही है और ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है, मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ से आपका एक बार और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डीप में नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, चलो। तो मैं काफी टाइम लिया ना इसको बताने में, लेकिन यार इस तरह अगर आप पढ़ते हो ना, तभी आप आगे मतलब सक्सेस हो पाओगे। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो फिर वो कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चन है, उनको हम लोग देख लेते हैं आगे। ओके, आगे ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये कब कहाँ आया था, ये भी 2023 के पेपर में आया था। 822 डीवी कोड का पेपर, 822 डीवी कोड का जो पेपर था, 822 डीवी कर कर उसमें आया था। जो यूपी बोर्ड का 2023 का भी पेपर हुआ है 10th क्लास का, उसमें आया था। इसमें क्या है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी,
और 1, 2, 3 या फिर अपरिभाषित यानी अनंत होगी। तो देखो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम लोग 1/2 लिखे और इसके बराबर समतुल्य मीन्स बराबर, तो 1/2 लिखे या मैं कहीं लिखता हूँ 4/8 लिखता हूँ, ये दोनों बराबर हैं आपस में। कैसे? देखो इसको आप कटाओगे तो ये 2 दूना का 4, 2 चौका 8 और देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो उसका 4/8 लिखो या 1/2 लिखो, बात बराबर ही है। इसका मतलब भी आधा, इसका मतलब भी आधा। तो कैसे प्राप्त करोगे समतुल्य परिमेय संख्या? तो जैसे अगर मैं देखो इसमें ऊपर एक ही संख्या से गुणा करता हूँ, जैसे 2 से और नीचे 2 से, इधर जो संख्या प्राप्त होती है 2 एकम 2 और ये 2 दूना का 4। देखो इसको घटाओगे तो 1/2 ही होगा। या इसमें मैं एक ही संख्या से जैसे 3 से ऊपर गुणा करता हूँ तो 3 से नीचे भी गुणा करता हूँ, तो 3 एकम 3 और ये देखो 3 दूना का 6, इसको घटाओगे तो देखो 3 दूना का 6 यानी 1/2। देख रहे हो? यानी अगर हमें समतुल्य संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते जाएंगे। जैसे 2 से हमने गुणा किया तो 2 से नीचे, 3 से गुणा किया तो नीचे 3 से, 4 से गुणा किया तो नीचे भी 4 से। तो इस प्रकार तो हम लोग की जो इधर समतुल्य संख्याएं प्राप्त होगी वो तो उनकी संख्या अनंत हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ अगर मान लो कोई यहाँ पे संख्या है परिमेय, जैसे 1/2 ही एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम लोग 100 से गुणा करें तो नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ जो प्राप्त संख्या होगी वो 1/2 के बराबर ही होगी, क्योंकि कट पीट कर वो 1/2 ही आएगा। या फिर अगर यहाँ कोई संख्या में 1/2 ही मान लो मैं लेता हूँ, अगर इसमें हम लोग 1000 से गुणा करते हैं तो नीचे भी हम लोग 1000 से गुणा करेंगे और यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी उसको कट पीट करेंगे तो 1/2 के ही बराबर होगी, यानी समतुल्य ही होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई किसी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्या होगी उनकी संख्या अनंत होगी, अपरिभाषित होगी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब चलो और क्वेश्चन एक है शायद, उसको हम लोग सॉल्व कर कर ये लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ 1 मिनट, 2 क्वेश्चन है, नहीं एक ही क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मत देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर मैंने इधर उधर लिखा है, मैंने पेपर कोड के हिसाब से लिखा है। ये 822 डीवी का ये भी क्वेश्चन है। ये एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। इसी शिफ्ट में गुणनफल भी पूछा था शायद, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो शून्योत्तर परिमेय संख्या मीन्स शून्योत्तर, शून्य को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे जैसे 2/3, ऐसा नहीं कि 0/3, इस प्रकार की नहीं, क्योंकि हमें शून्य को छोड़ना है, क्योंकि बोल रहा है शून्योत्तर, तो ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ओके, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या 2/3 हो गया, या 2 भी तो हो सकता है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, इसको 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। इसको थोड़ा लेकर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इसको मैं लेकर समझा रहा हूँ, इसको लेकर मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो, जैसे 2 हम लोग का एक परिमेय संख्या हो गया, कैसा शून्योत्तर, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, क्योंकि 2/1 इसमें कहीं भी शून्य नहीं है। अब देखो कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, या फिर रूट में 5 हो गई, ये सारी की सारी अपरिमेय ही होती है। तो चलो मैं ये इसको लेकर ही समझाता हूँ। तो कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। भागफल मीन्स भाग कम देकर चेक करते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या हो गई, एक शून्योत्तर अपरिमेय संख्या, मैं रूट में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्योत्तर ये अपरिमेय संख्या। अब इनका हम भाग देकर भागफल चेक कर दें कि कितना आता है, कैसा आता है। तो देखो ये रूट में 2 है, भाग देंगे तो इधर इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। रूट में 2 से ऊपर गुणा, रूट में 2 से नीचे गुणा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2√2 हो जाएगा, और ये देखो ये रूट दो गुणा होगा तो रूट में 4 और बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो अंत में हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, रूट में 2 ही प्राप्त हुआ। ये क्या यार, रूट में 2 प्राप्त हो गया, इसका मतलब अपरिमेय प्राप्त हो गया, क्योंकि ये रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार देखो यहाँ किसी और संख्या से भी मैं गुणा कर कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ आप रूट में 3 से दिखाओ, रूट में 5 से दिखाओ, तो चलो यहाँ पे हम लोग रूट में 3 ले लेते हैं। जैसे एक ये परिमेय संख्या हो गई और एक ये अपरिमेय संख्या हो गई, शून्योत्तर परिमेय संख्या और शून्योत्तर अपरिमेय संख्या, इनका भागफल हम लोग चेक करते हैं कितना आता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा प्राप्त हो जाता है तो हम परिमेयकरण कर देते हैं हर का। तो ये रूट में 3 से ऊपर गुणा, रूट में 3 से नीचे गुणा, ठीक है।
अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये 2√3 हो गया, और ये देखो रूट में 3 गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा 3, तो ये प्राप्त हुआ। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के साथ अगर रूट में 3 आ जाए तो समझ जाओ कि वो अपरिमेय ही होता है। जैसे 2 माइनस रूट में 3, तो ये अपरिमेय ही होगा, या फिर 2 प्लस रूट में 3, या 1/√3, ऐसा कहीं भी रूट में अगर संख्या किसी के भी साथ आ जाए तो वह अपरिमेय ही होता है, इसलिए यह अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ आप गुणा करो, यहाँ भागफल आप भाग तो दे रहे हो, तो यहाँ अपरिमेय बार बार आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, कि एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो इसका तो बी ऑप्शन सही है, तो ये तो भागफल वाला हो गया। अब देखो थोड़ा गुणनफल भी वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि गुणनफल भी पूछ देता है। तो देखो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या जैसे 2 हो गया, इसमें किसी हम लोग शून्योत्तर अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 3 से गुणा करें तो ये क्या होगा, 2√3 होगा। तो ये भी तो एक अपरिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग चाहे एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल करें या गुणनफल करें, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्लियर? तो देखो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये हम लोग का फाइनली जो लेक्चर हुआ लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार। ये जो अभी आपको एप्लीकेशन दिख रही है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप लोग का अभी जो 2023 का पेपर हुआ है, अभी मैंने ऐड नहीं किया है लेकिन ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पेपर भी मिल जाएगा आपका सारा का सारा, सारे सब्जेक्ट का। यहाँ पे कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। साथ में जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? तो आप लोग डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में, आपके स्टडी में ये काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।